it's a lovely good evening from here in Delhi and hope that each one of you are absolutely fine, hale and hearty. So today we are going to start the topic which you were quite craving for, that is departmental accounting. तो बेटा आज departmental accounting से हम chapter start करेंगे. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें क्या करना होता है, ये समझने के लिए यहाँ देखें. और बहुत इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है. मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके कई डिपार्टमेंट हैं. मान लेते हैं डिपार्टमेंट ए में कॉस्मेटिक्स का सामान बेचा जाता है, डिपार्टमेंट बी में ज्वेलरीज का बेचा जाता है, डिपार्टमेंट सी में स्टेशनरी का सामान बेचा जाता है, डिपार्टमेंट डी में ग्रॉसरीज का सामान बेचा जाता है. कई डिपार्टमेंट हैं, करेक्ट. जाहिर है कि हम इस बात पे इंटरेस्ट रखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट है जो कम प्रॉफिट कमा रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट विच डिपार्टमेंट इज अर्निंग मोर प्रॉफिट, विच डिपार्टमेंट इज नॉट अर्निंग द प्रॉफिट एज पर द एक्सपेक्टेड लाइन. तो इसलिए हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की ज़रूरत का एहसास होता है या ज़रूरत पड़ती है. तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, करेक्ट. अब अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए हम एक कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं. सपोज मेरे 3 डिपार्टमेंट हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो मैं 3 कॉलम बना दूंगा. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए बी सी. तो ये मैंने कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया. अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, जो डायरेक्टली एलोकेटेड आइटम्स हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे अगर मुझे डिपार्टमेंट की परचेजेस गिवन है, तो डिपार्टमेंट की परचेजेस हर डिपार्टमेंट की अलग अलग गिवन है, तो इसका मतलब इट इज़ ए डायरेक्टली एलोकेटेड आइटम, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज हमें वेजेस तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग दी हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह सेल्स हमें तीनों डिपार्टमेंट की दी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी अगर तुम्हें आइटम अनएलोकेटेड तरीके से गिवन है. सपोज तुम्हें डायरेक्टली ये दिया हुआ है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रेंट जो है 1 लाख है, तो जितने भी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको हमें एलोकेट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा तीनों आइटम्स में. अब सेग्रीगेट किस आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हमें थोड़ा सा समझना है. वैसे अच्छी बात यह है कि 99.9% आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन होगी कि आपने किस तरीके से आइटम को एलोकेट करना है. इज इट क्लियर टू यू? वैसे तो जनरली मैं हमेशा थ्योरेटिकल नोट लिखाता हूँ और उसके बाद मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे. पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिया और उसके बाद फिर हम आगे थ्योरेटिकल नोट लिखेंगे, करेक्ट. आइए क्वेश्चन नंबर 1 को निकालें फटाफट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में और समझने की कोशिश करते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे करी जाती है. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, तो ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. आप भी मेरे साथ साथ लिखें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये आसान चैप्टर है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत से स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत इजी मान के चलते हैं और ये गलती फिर उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है. तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, मैंने कहा चैप्टर इजी है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं. तो उस कॉन्सेप्ट को ज़रा ठीक तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें, तब हम इसके कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 निकालें आप फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टीवी एंड डीवीडी कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इज प्रेजेंटेड टू यू इन द फॉलोइंग मैनर. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का थीम तुम्हें बता देता हूं. क्वेश्चन का थीम ये है, अभी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करें. कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेकंड में जरा स्क्रीन का जायजा ले लूं. तो मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है
हम अभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो तब आपको ये पता लगेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर दो डिपार्टमेंट हैं. दिस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसके अंदर दो पार्ट्स हैं. एक तो है शोरूम. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके दो हिस्से हैं. एक तो है शोरूम. मैंने कहा अभी हम आगे पढ़ेंगे तो तब आपको पता लगेगा कि ये जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है डेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन पार्ट इज शोरूम एंड अनदर पार्ट इज वर्कशॉप. और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है वर्कशॉप. फिर हम जब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शोरूम के अंदर दो डिपार्टमेंट हैं. शोरूम के अंदर भी दो डिपार्टमेंट हैं. शोरूम के अंदर एक तो डिपार्टमेंट ए है और शोरूम के अंदर दूसरा डिपार्टमेंट है बी. और हम ये भी देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट ए है वो टीवी में डील करता है, यानी कि वो टीवी की सेल परचेज करता है, टेलीविजन सेट्स की. और जो डिपार्टमेंट बी है वो डीवीडी में डील करता है, डीवीडी. और हम देखेंगे कि वर्कशॉप के अंदर केवल एक ही डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट सी. दिस इज डिपार्टमेंट सी. वर्कशॉप के अंदर एक ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सी. और हम देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट सी है वो रिपेयर्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटी देता है. रिपेयर्स एंड सर्विसेज, रिपेयर्स एंड सर्विसेज. वो रिपेयर्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटीज जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट को देगा. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन अभी तक हमारी समझ में ये आ जाना चाहिए कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकली तीन डिपार्टमेंट हैं. अगर तीन डिपार्टमेंट हैं तो मुझे जो कॉलमनर अकाउंट बनाना पड़ेगा उसमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे. राइट. तो हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1.1. तो क्वेश्चन नंबर 1.1 में सबसे पहले तो मैंने बनाना शुरू करा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपकी हेडिंग है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने तीन कॉलम बनाए. एक तो डिटेल्स का कॉलम और उसके बाद तीन कॉलम बनाने हैं. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी. ये तीन कॉलम आपने बना लिए. इज इट क्लियर टू यू? यहां तक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और उसके बाद फिर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे. यानी कि अपर पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. अब मैंने क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे पढ़ना भी शुरू करा. क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ है परचेजेस. वो कहता है डिपार्टमेंट ए की परचेजेस 1,40,700 रुपये की है. इसका मतलब ये डायरेक्टली एलोकेटेड खर्चा है. डायरेक्टली डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है ये तुम्हें दिया हुआ है. इसी तरह कहता है डिपार्टमेंट बी जो है, जो कि डीवीडी में डील करता है, उसकी परचेजेस 90,600 की हैं. उसके बाद फिर तुम्हें लिखा है स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग. डिपार्टमेंट सी का खर्चा है 64,400. ये सब परचेजेस के आइटम हैं. फिर कहता है सैलरी एंड वेजेस. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हें सैलरी और वेजेस के बारे में नहीं लिखा है कि वो पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी में कितनी कितनी है. इसका मतलब ये जो खर्चा है ये कॉमन एक्सपेंडिचर है, ये अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर है. तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा. अब इसको मैं डिवाइड कैसे करूंगा, मेन थीम ये है. तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एलोकेशन ऑफ अपने वर्किंग नोट्स में. तो मैंने वर्किंग नोट्स बनाने शुरू करे. वर्किंग नोट्स में मैंने लिखा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस.
एलोकेशन ऑफ ए रेंट, पहले रेंट का खर्चा है, सैलरी, सैलरी एंड वेजेस का खर्चा है, तो पहले सैलरी एंड वेजेस को लेंगे। तो सैलरी एंड वेजेस को हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे, जरा हम ये देखने की कोशिश करते हैं। सैलरी एंड वेजेस का खर्चा कैसे करा जाएगा। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि सैलरी एंड वेजेस का टोटल खर्चा हमें कितना दिया हुआ है। टोटल खर्चा सैलरी एंड वेजेस का 48,000 है, तो मैं यहां पर 48,000 लिखूंगा। अब हमने नीचे पढ़ा, नीचे उसने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, कहते हैं सैलरी एंड वेजेस कंप्राइजेज एज फॉलोज, शोरूम 3/4 एंड वर्कशॉप 1/4। तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है इसको 2 हिस्सों में बांट दो। उसने दिया हुआ है कि जो सैलरी का खर्चा है उसमें से शोरूम का खर्चा जो है 3/4 है, शोरूम का खर्चा 3/4 है, तो 3/4 ऑफ 48,000 विल बी इक्वल टू 36,000। और उसने लिखा कि वर्कशॉप का खर्चा जो है वो 1/4 है, तो इसका मतलब 12,000 का खर्चा जो है वर्कशॉप का है। इज इट क्लियर टू यू। फिर उसने आगे ये भी लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि इट वाज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरीज एंड वेजेस इन द रेशियो 1:2 बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था और लिखा भी हुआ है कि शोरूम के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, ए और बी। और अब उसने हमें बताया कि शोरूम में जो सैलरी का खर्चा हुआ है उस खर्चे को डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में जो बांटा जाएगा 1:2 के रेशियो में बांटा जाएगा। इसका मतलब 1/3 और 2/3 के रेशियो में बांटा जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि 12,000 का खर्चा 36,000 इंटू 1/3, ये तो हम डिपार्टमेंट ए को एलोकेट करेंगे, एंड 36,000 इंटू 2/3 24,000 का खर्चा हम डिपार्टमेंट बी को एलोकेट करेंगे। और वर्कशॉप में सिर्फ डिपार्टमेंट सी है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट सी में हम खर्चा एलोकेट कितना करेंगे, 12,000। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ए में, बी में और सी में सैलरी का खर्चा इतना इतना है, डेट इज 12,000, 24,000 एंड 12,000। इज इट क्लियर टू यू। उसके बाद अगला आइटम है P&L अकाउंट में रेंट। अब रेंट भी तुम्हें अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है, तो रेंट को भी तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। तो पहले तो आप लिखें रेंट, एलोकेशन ऑफ रेंट। अब रेंट का खर्चा जब मैं एलोकेट करूंगा तो पहले तो मैं टोटल खर्चा लिखूंगा। टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है, 10,800 रुपये दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर रेंट का 10,800 रुपये का गिवन है। अब ध्यान से सुने, नीचे क्या कहता है पॉइंट नंबर 3 में, कहता है वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ। वेट, वो कहता है रेंट का जो टोटल खर्चा है उस खर्चे में से वर्कशॉप का जो खर्चा है या वर्कशॉप का जो रेंट है वो एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ है, एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ है। अब ध्यान ये रखना कि आप 500 इंटू 12 मत कर देना। आपको ऐसा लग सकता है कि ये 12 महीने का खर्चा है, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या लिखा है जरा इसको देखें। कहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टीवी एंड डीवीडी कंपनी, अंडरलाइन करें कि फॉर द हाफ ईयर एंडेड, यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आधे साल की इंफॉर्मेशन गिवन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि रेंट का खर्चा वर्कशॉप का 500 पर मंथ है, तो इसका मतलब 500 इंटू 6 आप यहां पर लिखेंगे। 500 इंटू 6, 500 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 3,000। इसका मतलब 10,800 में से 3,000 का खर्चा तो वर्कशॉप का हो गया। अब जो बच गया रिमेनिंग खर्चा वो शोरूम का हो जाएगा। इसका मतलब शोरूम का खर्चा 10,800 माइनस 3,000, 7,800 हो गया। और उसने आगे लिखा है कि जो शोरूम का रेंट है उसको हम इक्वली एलोकेट करेंगे डिपार्टमेंट ए में और बी में। वो कहता है कि जो शोरूम का खर्चा है जो कि 7,800 है उसको डिपार्टमेंट और ए और बी में इक्वली एलोकेट करा जाएगा।
तो इसका मतलब 3900 ए में और 3900 का खर्चा डिपार्टमेंट बी में एलोकेट करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और डिपार्टमेंट सी में 3000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल। उसके बाद फिर अगला आइटम है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अब हमें सेलिंग एक्सपेंसेस को भी एलोकेट करना पड़ेगा। अब सेलिंग एक्सपेंसेस को मैंने एलोकेट करा, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में पहले तो उसने पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड करना है। जो 3 डिपार्टमेंट हैं ए बी सी, इनका टर्नओवर तुम्हें गिवन है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को देखो। क्रेडिट साइड में उसने लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ए है, टीवी डिपार्टमेंट, उसका जो टर्नओवर या सेल्स है वो 1,50,000 की है। डिपार्टमेंट बी का उसने हमें दिया हुआ है 1,00,000 रुपए की है, और डिपार्टमेंट सी का भी हमें लिखा है रिसिट्स फ्रॉम सर्विसिंग एंड रिपेयर्स डेट इज 25,000। तो टर्नओवर का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो विल बी इक्वल टू 1:4:6। सो दिस इज द रेशियो। तो उसने लिखा है कि जो सेल्स एक्सपेंसेस हैं उनको हम टर्नओवर के रेशियो में एलोकेट करेंगे। अब हमें मालूम है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि 11,000 के हैं, तो 11,000 का 6/11 दैट इज इक्वल टू 6,000। 11,000 का 4/11 विल बी इक्वल टू 4,000 एंड 1,000। इस तरीके से जो 11,000 के खर्चे थे हमने उनको डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो जो खर्चे डिवाइडेड फॉर्म में नहीं हैं, अलग अलग करके नहीं दिए हैं या स्पेसिफिकली एलोकेटेड अंदाज में नहीं दिए हैं, उनको हमें अलग अलग करने का तरीका आना चाहिए। और तुमने देखा वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। अब जरा पहले पॉइंट को देखें। कहता है टीवी एंड डीवीडी आर सोल्ड एट शोरूम। जो मैं तुम्हें शुरुआत में बता रहा था कि मुझे कैसे पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 2 डिपार्टमेंट हैं, शोरूम और वर्कशॉप। तो इस लाइन को पढ़ के मुझे पता लगा कि टीवी और डीवीडी यानी कि डिपार्टमेंट ए और बी शोरूम में है। और फिर उसने आगे लिखा है कि सर्विसिंग एंड रिपेयर्स आर कैरीड आउट इन वर्कशॉप। तो इस लाइन से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक तो शोरूम है, एक वर्कशॉप है, और शोरूम के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं। इज इट क्लियर टू यू? बस अब हमें करना कुछ नहीं है। अब जैसे तुम अपने नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उसी तरीके से हम बनाएंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अगर होता तो मैं लिखता। क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है, तो परचेजेस अलग अलग करके गिवन है। तो परचेजेस का अमाउंट डिपार्टमेंट ए का 1,40,700 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिया। डिपार्टमेंट बी का है 90,600, वो भी मैंने लिख दिया। डिपार्टमेंट सी का जो है वो 64,400 है, उसको भी हमने लिखा। उसके बाद अगला आइटम है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस हम यहाँ पर लिखेंगे, सैलरी एंड वेजेस। जो भी हमारा वर्किंग नोट नंबर है, वर्किंग नोट नंबर 1 या वर्किंग नोट नंबर ए, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इस वर्किंग से हमें पता लगा कि डिपार्टमेंट ए में सैलरी का खर्चा 12,000 का है और डिपार्टमेंट बी में 24,000 का है। डिपार्टमेंट सी में भी 12,000 का खर्चा है। तो इस तरह से हमने खर्चे को नोट कर लिया। उसके बाद उसने रेंट दिया हुआ है, तो रेंट मैंने लिखा। रेंट का जो खर्चा है वर्किंग नोट नंबर ए के बाद वर्किंग नोट नंबर बी में, डिपार्टमेंट ए और बी में रेंट का खर्चा एलोकेट हुआ 3,900, 3,900। और डिपार्टमेंट सी में 3,000 का खर्चा रेंट का एलोकेट हुआ। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस वर्किंग नोट नंबर सी, डिपार्टमेंट ए में 6,000 का खर्चा, डिपार्टमेंट बी में 4,000 का खर्चा,
और डिपार्टमेंट सी में केवल 1000 का खर्चा। अब प्रॉफिट को मत डिवाइड कर देना, करेक्ट। उसके बाद फिर है सेल्स। तो सेल्स हमने लिखी, सेल्स या टर्नओवर या रिसिट्स जो भी लिखना है। डिपार्टमेंट ए की 1,50,000 है, तो 1,50,000 मैंने लिखा। इसका 1 लाख है, 1 लाख लिखा। डिपार्टमेंट सी का जो है 25,000, तो 25,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा 60,100। उसके बाद 20,300 और 44,600, 44,600। तो इस तरीके से आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो डिपार्टमेंट ए का आना चाहिए डेट इज 69,400 मेरे हिसाब से। डिपार्टमेंट बी का खर्चा 29,000, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 29,700 का, और 5,200 का ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट सी का आना चाहिए। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑफ कोर्स हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 69,400, 29,700 और 5,200। ग्रॉस प्रॉफिट को लिखने के बाद फिर हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अब नेट प्रॉफिट जब हम कंप्यूट करेंगे तो डिपार्टमेंट ए का जो नेट प्रॉफिट है वो तो 47,500 है, 47,500। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहना है, डिपार्टमेंट बी और सी में नेट लॉस है। डिपार्टमेंट बी का जो नेट लॉस है वो 2,200 का है, और इनके हिसाब से डिपार्टमेंट सी का जो नेट लॉस है वो 10,800 का है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट से आपको क्या एनालिसिस करने में मदद मिली? आपने नोट करा कि जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, जरा ध्यान से देखें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 34,500 है, जबकि अकेले डिपार्टमेंट ए का जो प्रॉफिट है वो 47,500 है। तो इससे तो बेहतर है कि हम डिपार्टमेंट बी और सी को क्लोज कर दें। वी विल बी इन ए बेटर पोजीशन, इजंट इट और नॉट? तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से आपको क्या फायदा मिला कि नाउ यू आर एबल टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। यू हैव कंक्लूडेड दैट डिपार्टमेंट ए इज फंक्शनिंग बेटर इन कंपैरिजन टू डिपार्टमेंट बी एंड सी. So better course of action would be either to close down the operation of department B or C, or we need to take some remedial action to make their performance up to the mark, isn't it or not? तो इस तरीके से हमें कुछ एनालिसिस करने में मदद मिलती है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से। तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक सिंपल क्वेश्चन से हमने पहले स्टार्ट करा। इसको हम सिंपली बोलेंगे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। नोट करें, अब इसको खोल लो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट इसमें? किसी नोट कर लिया? सबने कर लिया? जिसने नहीं करा है वो करना शुरू करें, नोट करें फटाफट।
कर लिया? इसमें है नहीं है? क्वेश्चन नंबर पहले 4 क्वेश्चन के नहीं है। हाँ लिख लो फटाफट करो, कोई बात नहीं। कर लिया? क्वेश्चन नंबर 1.2 इसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 1.2, वन पॉइंट टू में केवल 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। इसमें केवल 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अब उसने क्या लिखा? सबसे पहले तो कहता है कि ओपनिंग स्टॉक है और फिगर थाउजेंड्स में है। तो पहले तो फिगर्स थाउजेंड्स में है, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओपनिंग स्टॉक 1700 जैसे नॉर्मली लिखते हैं लिखेंगे। डिपार्टमेंट बी 1450, फिर उसके बाद परचेजेस डिपार्टमेंट ए की 3540, डिपार्टमेंट बी की 3020, फिर उसके बाद सेल्स हैं, डिपार्टमेंट ए 6080 एंड 5125। फिर वेजेस भी तुम्हें डायरेक्टली एलोकेट करके गिवन है। वेजेस आपने यहाँ पर लिखी, वेजेस का अमाउंट है 820 एंड 270। फिर उसने लिखा रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 2 में इसके बारे में उसने लिखा हुआ है, कहता है द आइटम्स ऑफ रेंट, रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरीज एंड कैरेज आर टू बी अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो क्लियरली तुम्हें गिवन है कि रेंट, रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस को 2:1 के रेशियो में आपने डिवाइड करना है। तो 939 का टोटल खर्चा है, डेट विल बी इक्वल टू 2:1 के रेशियो में, तो 313 एंड 626। रेंट के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी पॉइंट नंबर 2 में उसने लिखा है कि इसको 2:1 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। 360 है तो 240 और 120। उसके बाद फिर सैलरीज है। सैलरीज का जो खर्चा है वो भी 2:1 के रेशियो में एज पर पॉइंट नंबर 2 हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 300 है तो 200, 100। उसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा है 210, तो 210 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 70 इंटू 2 140। फिर कहता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। अब जो डिस्काउंट अलाउड का खर्चा है उसके बारे में उसने तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। नीचे पॉइंट नंबर 4 में उसने लिखा है कि डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आर टू बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स एंड परचेजेस। तो सिंपल वर्ड्स में जो डिस्काउंट अलाउड है उसको हमें एज पर सेल्स जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो
हम अपने वर्किंग नोट में आ गए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड है। तो हमने डिस्काउंट अलाउड का जो खर्चा है उसको एलोकेट करा। अब डिस्काउंट अलाउड के खर्चे को एलोकेट करने के लिए पहले तो ध्यान से देखें कि जो तुम्हारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और बी, दो डिपार्टमेंट हैं और इन डिपार्टमेंट का टर्नओवर कितना है या सेल्स कितनी है। तो इन डिपार्टमेंट की जो सेल्स है 6080 एंड 5125 है। अब आप इन सेल्स का टोटल कर दो। टोटल करके कितना आ रहा है, फटाफट बोलते भी रहो तभी तो फायदा है। 11,205। अब जो डिस्काउंट का खर्चा है उसको हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो डिपार्टमेंट ए में जो डिस्काउंट अलाउड का खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड का खर्चा है 222। तो 222 रुपये का जो डिस्काउंट अलाउड है इंटू 6080 डिवाइडेड बाय 11,205। तो इतना खर्चा डिस्काउंट का डिपार्टमेंट ए में एलोकेट करा जाएगा। करा है किसी ने? तो 120। उसके बाद डिपार्टमेंट बी में 222 इंटू 5125 डिवाइडेड बाय 11,205। तो अप्रोक्सीमेटली 102 रुपये का खर्चा डिपार्टमेंट बी में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो डिस्काउंट अलाउड का खर्चा है 222 का तुम डिपार्टमेंट ए और बी में एलोकेट करोगे। तो 120 इसमें आ जाएगा और 102 इसमें आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या लिखा, उसके बाद वो कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन इसकी भी एलोकेशन तुम्हें वर्किंग नोट के सहारे करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में आप आ जाओ। वर्किंग नोट में लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें भी दोनों डिपार्टमेंट को पहले लिखो, डिपार्टमेंट ए और बी। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो परचेजेस के आधार पर डिवाइड होता है। वैसे तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है लेकिन तुम्हें वैसे भी मालूम होना चाहिए। अब परचेजेस डिपार्टमेंट ए की 3540 की, डिपार्टमेंट बी की परचेजेस 3020 की है। तो पहले तो आप इनको टोटल कर लो। टोटल आपने करा 6560, ये आपका टोटल आ गया। अब जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको इस रेशियो में आप एलोकेट कर दो। डिस्काउंट रिसीव्ड का जो अमाउंट है, जो क्वेश्चन में गिवन है, डिस्काउंट रिसीव्ड 65 रुपीज़ है। तो 65 इंटू 3540 डिवाइडेड बाय 6560 अप्रोक्सीमेटली 35। फिर है 65 इंटू 3020 डिवाइडेड बाय 6560 एंड दैट विल बी इक्वल टू 30। टोटल विल बी इक्वल टू 65। समझ में आ गया? तो डिस्काउंट रिसीव 35 तो मैं यहाँ पर लिखूँगा और ऑफ कोर्स डिस्काउंट रिसीव मैं 30 यहाँ पर लिखूँगा। डिस्काउंट के बाद फिर उसने अगला आइटम एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग के बारे में लिखा है। और एडवर्टाइजिंग के बारे में उसने इंफॉर्मेशन नंबर 3 में लिखा है कि एडवर्टाइजिंग इज़ टू बी अपोर्शन इक्वली। तो उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे एडवर्टाइजमेंट को। तो एडवर्टाइजमेंट 1:1 के रेशियो में आप करेंगे। एडवर्टाइजिंग का खर्चा 368 है।
368 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेटर कहाँ है, कितना आ रहा है? 368 डिवाइडेड बाई 2 184 आ रहा है। तो 184 का खर्चा डिपार्टमेंट ए में और 184 का खर्चा डिपार्टमेंट बी में डेबिट करा जाएगा। उसके बाद उसने क्या लिखा, उसके बाद कहता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड पॉइंट नंबर 2 में इसके बारे में लिखा था कि ये भी 2:1 के हिसाब से डिवाइड होगा। 234 है तो 234 78 आता है क्या, 78 एंड 156, तो 156 एंड 78। कैरेज इनवर्ड के बाद फिर तुम्हें दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग वेट। हालांकि डिपार्टमेंटल में तुमसे बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखोगे फर्नीचर, और फर्नीचर एंड फिटिंग का बैलेंस है 300। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का बैलेंस है 300। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी का बैलेंस जो है वो है 2100। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हैं, डेटर्स है आपके 606, बड़ी अजीब सी फिगर है 606। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं 1860 के, 1860। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम है आपका कैपिटल। तो कैपिटल थोड़ा सा इनर कॉलम में आपने लिखी, दैट इज 4766, 4766। उसके बाद ड्राइंग्स हैं, आपको मालूम ही है कि ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करते हैं, और ड्राइंग्स जो हैं 450 ये हमने माइनस करी। उसके बाद कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक 1007। नीचे पॉइंट नंबर 1 में कहता है इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। तो कभी कभी हम देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है। हालांकि इस क्वेश्चन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम इस पॉइंट को लेकर के आएगी। तो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, ए ने गुड्स डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करे, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा ट्रांसफर, करेक्ट, ट्रांसफर। अब डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 42,000, याद रखें फिगर थाउजेंड्स में है तो इसलिए 42 लिखेंगे आप। तो जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर करे हैं उसके लिए ये एक तरीके की सेल है, तो वो तो अपनी क्रेडिट में लिखेगा, और जो डिपार्टमेंट इसको रिसीव करेगा वो अपनी डेबिट साइड में इसको प्रेजेंट करेगा। डिपार्टमेंट ए, क्योंकि डिपार्टमेंट बी के लिए ये एक तरीके से परचेज है डिपार्टमेंट ए से, तो एक डिपार्टमेंट आउटसाइड सेल भी कर सकता है और किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भी सेल कर सकता है। इज इट क्लियर टू यू? इसको हम इंटर डिपार्टमेंटल सेल या ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 तो हो गया, थर्ड भी हो गया, 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 में उसने क्या लिखा, कहता है पॉइंट नंबर 5 में कि डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब कहता है फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन देना है, ऑफ कोर्स एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर 300 का था तो 30 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। इसी तरह से कहता है कि डेप्रिसिएशन आपको मशीनरी पे देना है। मशीनरी 2100 है तो 210 का डेप्रिसिएशन मशीनरी का भी हो जाएगा, लेकिन उसने ये भी लिखा कि ये जो डेप्रिसिएशन है इट विल बी एलोकेटेड या डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3:1 के रेशियो में, यानी कि डिपार्टमेंट ए में 3/4 और डिपार्टमेंट बी में 1/4, तो डेप्रिसिएशन 3/4 आ जाएगा 22.50 और 1/4 आ जाएगा 7.50।
और 210 का 1/4 कितना आ जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 4, तो 52.50 तो बी का आ जाएगा, और इंटू 3 157.50। तो इसका मतलब जो टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया उसमें से 60 रुपया तो डिपार्टमेंट बी का हो जाएगा, और 22.50 प्लस 157.50 180 का खर्चा एलोकेट करेंगे डिपार्टमेंट ए को। इज इट क्लियर टू यू? तो डेप्रिसिएशन मैंने यहां पर लिखा ब्रैकेट में वर्किंग नोट, डिपार्टमेंट ए की एलोकेशन है 180, डिपार्टमेंट बी की एलोकेशन है 60 की। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 को भी ध्यान से देखें। पॉइंट नंबर 6 में कहता है सर्विसेज रेंडर्ड बाय डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए। अब हो सकता है कि ये जो दो डिपार्टमेंट हो, ए तो गुड्स प्रोड्यूस करता हो और बी जो है कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करता हो, तो डिपार्टमेंट बी ने अपनी सर्विसेज बेची है डिपार्टमेंट ए को, तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करेगा उसकी तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। 50,000 रुपए की सर्विसेज डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर करी, और ऑफ कोर्स इसको परचेज ए ने करा है, तो हम ए की डेबिट में लिखेंगे 2 ट्रांसफर्स। उसके बाद उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का 1674 लिखना पड़ेगा, 1674, और डिपार्टमेंट बी का 1205। और बाद में ये क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, चलो अब यहीं लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो है 1674 और 1205, 1205, तो जितना भी आ जाएगा उसको हम लिख देंगे। तो अब सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, तो अब हम इसको टैली करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कंप्यूट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1530 एंड 1520 शायद, यस। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1530 1520। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हासिल करने के बाद हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। डिपार्टमेंट ए का जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका, इनफैक्ट डिपार्टमेंट ए में तो नेट लॉस है, और डिपार्टमेंट बी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 602 इनके हिसाब से, और डिपार्टमेंट ए में नेट लॉस है, और नेट लॉस 126 का है। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कंप्यूट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो ये नेट प्रॉफिट आ गया ये तो कैपिटल में ऐड कर दें। कैपिटल में नेट प्रॉफिट 602 आप ऐड करेंगे, और कैपिटल में नेट लॉस माइनस कर देंगे 126, जैसे कि आप करा करते थे। ये प्लस माइनस कर करके कितना आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 4792, 4792। फिर इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करना मत भूलना 30, डेट विल बी इक्वल टू 270, और इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 210, कितना आ जाएगा 1890। तो इस तरीके से इसको करा जाएगा। कितना आ रहा है ये 2879।
तो ये जो केस था, पहला केस तो था सिंपल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ये केस था इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स का। अभी भी हम जो 1.3 लेंगे वो भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का केस है, लेकिन उसमें कुछ और भी चीज़ है। लिख लिए? पहले लिख ले आराम से, टेक योर टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है। एक एक वर्किंग, एक एक वो, और तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1.3 को जितना करना शुरू कर सकते करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या 99% आप कर सकते, करना शुरू करो, करो करो फटाफट। कौन सा? ये 42 डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफ़र करा। जो भी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करेगा वो तो अपनी क्रेडिट में लिखेगा। अब यूं कहें, ऐसे समझो, मैंने आपको ट्रांसफ़र करा तो तुमने मुझसे ख़रीदा तो तुम अपनी डेबिट में लिखोगे, तो इसलिए तुम अपनी डेबिट साइड में लिखोगे। डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफ़र करा है और डिपार्टमेंट बी ने रिसीव करा है। जो डिपार्टमेंट रिसीव करेगा वो अपनी डेबिट में लिखेगा। इज इट क्लियर टू यू? लिखना शुरू करें। यही हूँ मैं, क्लास जा रही हूँ। हमारी क्लास जा रही है। हाँ, मुझसे पूछो, मुझसे क्लियर करो, कोई भी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो गया तो फिर हमसे पढ़ के फायदा क्या?
हाँ जी, कहाँ तक कराए? अब तुम लोग मैच करो। क्वेश्चन नंबर 1.3। 1.3 में सबसे पहले तो दो डिपार्टमेंट हैं, एक्स और वाई। तो पहले तो डिपार्टमेंट के नाम लिख दिए एक्स एंड वाई। डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, इसमें फिगर थाउजेंड्स में नहीं है। अब वो क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक 15,200 है, तो 15,200 आप लिखेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट वाई 10,800 आपने लिखा। परचेजेस का अमाउंट 75,100 एंड 69,800 भी आपने लिख दिया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड आपको गिवन है। कैरेज इनवर्ड के बारे में कहता है 2860 है, लेकिन उसने पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि एलोकेट कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन सुटेबल बेसिस। अब की बार आपको क्लियरली उसने नहीं दिया है कि कैरेज इनवर्ड को और डिस्काउंट को किस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैरेज का ताल्लुक परचेजेस से होता है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस रेशियो, परचेजेस का रेशियो कंप्यूट कर लिया। अब परचेजेस का रेशियो कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले ये भी ध्यान रखें। जो डिपार्टमेंट ए है और जो डिपार्टमेंट बी है, पहले तो आप उसकी परचेजेस लिखें। परचेजेस है 75,100 एंड 69,800, लेकिन इस क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न्स भी है। तो जब परचेजेस रिटर्न्स होंगे तो नेट परचेजेस को कंसीडर करना पड़ेगा। परचेजेस रिटर्न है 1,100 की और हैं 800 की, तो इसका मतलब नेट परचेजेस आपकी कितनी हो गई, नेट परचेजेस इज इक्वल टू 74,000, isn't it or not? और ये कितना हो गया, 69,000 हो गया। तो परचेजेस का रेशियो क्या हो गया, 74:69। तो 74:69 के रेशियो में आप इसको बांटेंगे। 74:69 के रेशियो में परचेजेस को डिवाइड करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये आना चाहिए 1480 एंड 1380, चेक कर लेना। उसके बाद सैलरीज हैं, सैलरीज तुम्हें एलोकेट करके गिवन है। सैलरीज कहता है डिपार्टमेंट एक्स पे 9,000 की हैं, डिपार्टमेंट वाई में 8,500 रुपये की है। उसके बाद जनरल सैलरीज हैं, लेकिन जनरल सैलरीज उसने एलोकेट करके नहीं दी हैं, लेकिन उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन नंबर 7 में नहीं, 7 में तो नहीं लिखा है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि जनरल सैलरीज को इक्वली एलोकेट करना है। तो जनरल सैलरीज आपकी 11,600 हैं, तो 5,800, 5,800। जनरल सैलरीज के बाद फिर रेंट एंड रेट्स हैं। अब रेंट एंड रेट्स में आप क्या लिखेंगे, उसके बारे में पॉइंट नंबर 4 में उसने लिखा है एरिया ऑक्यूपाइड इज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब आप कॉस्टिंग में एक चैप्टर करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि रेंट एंड रेट्स को हम एरिया के हिसाब से डिवाइड करते हैं। 6,000 है तो शायद 3,600 और 2,400।
रेंट एंड रेट्स के बाद एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा पॉइंट नंबर 7 में उसने लिखा है कि इसको हमें सेल्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेल्स रेशियो कंप्यूट आपने कर लिया, वैसे तो कंप्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स की सेल 1 लाख की है और इसकी सेल 80,000 की है, तो 5:4 का रेशियो आ गया। तो 5:4 के रेशियो में आप एडवर्टाइजमेंट को डिवाइड करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 8,100 है, तो 8,100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, 4,500 एंड 3,600। एडवर्टाइजमेंट के बाद इंश्योरेंस का खर्चा। ध्यान ये रखना है, आपको इस क्वेश्चन में एक कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? कॉमन P&L। और ये कब बनाना पड़ेगा? ये तब बनाना पड़ेगा जब किसी खर्चे को हम बांट नहीं पाएंगे। जब किसी खर्चे को हम नहीं बांट पाएंगे तो उसको कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड करना पड़ेगा। उसने लिखा है पॉइंट नंबर 5 में कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड एलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट। इसका बंटवारा नामुमकिन है, इनकन्वीनियंट है, मुश्किल है। तो इसलिए इंश्योरेंस का खर्चा जो है मैं कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिना बांटे डिवाइड कर दूंगा 1000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस लिखे। जनरल एक्सपेंसेस को भी उसने लिखा है कि सेल्स रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो जनरल एक्सपेंसेस 5,400 के, तो that will be equal to 3,000 and 2,400। जनरल एक्सपेंसेस के बाद डिस्काउंट अलाउड है और उसको भी सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। डिस्काउंट 5:4 के रेशियो में करेंगे। 1,800 है तो 1,800। डिस्काउंट अलाउड के बाद अकाउंटेंसी चार्जेस। अकाउंटेंसी चार्जेस ये इकलौता ऐसा आइटम है जो हमेशा कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अकाउंटेंसी चार्जेस कभी भी अलग अलग करके नहीं दिखाए जा सकते, तो इसलिए इसको कॉमन P&L अकाउंट में ही डेबिट करना पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद है सेल्स। सेल्स है 1 लाख और 80,000। सेल्स के बाद परचेजेस रिटर्न है। परचेजेस रिटर्न 1,100 और 800। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी परचेजेस रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा 74:69। That will be equal to 1,430 into 74 divided by 143। तो 740 तो ये आ गया, -1430, 690 इसमें आ गया। उसके बाद नीचे पहली इंफॉर्मेशन है कि गुड्स ट्रांसफ़र करे हैं डिपार्टमेंट एक्स ने, तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जो रिसीव कर रहा है, वाई रिसीव कर रहा है, वाई की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। फिर नीचे पॉइंट नंबर 6 में उसने क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक जो है इस केस में 17,800 है और 17,800 के बाद 15,600 है। 15,600 समझ में आ गया। उसके बाद अब आप ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका निकलेगा, या यूं कहें कि निकलना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन
that is 32,120 or 9420. Gross profit 32,120 and 9420. उसके बाद फिर आप अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे। डिपार्टमेंट एक्स में तो प्रॉफिट है 5960, लेकिन डिपार्टमेंट वाई में नेट लॉस है और लॉस है 13,390। अब कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद, कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो ये नेट प्रॉफिट आ गया है इसको तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 5960, और जो लॉस है उसको आप पीएनएल अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे 13,390। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आती तो ओवरऑल ये प्रॉफिट होता, लेकिन बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये लॉस है। तो फाइनली आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 13,390 प्लस 1,500 माइनस 5960, 8930 का लॉस हो रहा है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। प्रॉब्लम अभी तक इसलिए नहीं आई क्योंकि जो क्वेश्चन थे सिंपल एलोकेशन के थे या सिंपल ट्रांसफर के थे। अब प्रॉब्लम कब आ सकती है? लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? पक्का लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख लो, लिखो लिखो आराम से। ये वाला लिख लिया? अब प्रॉब्लम कब आ सकती है? प्रॉब्लम इंटर डिपार्टमेंटल के, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे हुए हो, नंबर 1। नंबर 2, जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो मार्जिन पर हो रहे हो। मार्जिन का मतलब है कुछ प्रॉफिट मार्जिन पर ट्रांसफर हो रहे हो। जैसे कि मैंने दूसरे डिपार्टमेंट को अगर गुड्स ट्रांसफर करे हैं तो जो मेरे लिए कॉस्ट है मैंने उस पर कुछ मार्जिन चार्ज करा हो। जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो मैंने आपको 120 पे बेची हुई हो। एक तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होना चाहिए, गुड्स मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड एट ए मार्जिन होना चाहिए। अगर इतना भी हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल देयर इज ए नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब अराइज होगी? जब गुड्स ट्रांसफ़र हो, मार्जिन पर ट्रांसफ़र हो और उन ट्रांसफर्ड गुड्स में से कुछ गुड्स अभी बचे हुए हो। सम गुड्स मस्ट बी इन द स्टॉक, देन देयर विल बी सम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो तब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो आपको ये समझना है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के केस में प्रॉब्लम कब आती है या कब हमें इस तरह की वर्किंग करनी पड़ती है। जब साइमल्टेनियसली ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हो। नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा, गुड्स मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, गुड्स मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड एट ए मार्जिन एंड सम ऑफ द ट्रांसफर्ड गुड्स मस्ट बी इन द स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट टू whom एक्चुअली वी हैव ट्रांसफर्ड द गुड्स। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है और हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखें, ये टफ चीज़ है, ये ईजी चीज़ नहीं है। सपोज मैं मान लेता हूं कि दो डिपार्टमेंट हैं ए और बी। ये दो डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है। हम ये भी मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ए ने बी को 1 लाख रुपए के गुड्स ट्रांसफ़र करे। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ए हैज़ ट्रांसफर्ड ₹1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स, तो अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड इट वुड मीन दैट वी हैव ट्रांसफर्ड द गुड्स एंड इट इज़ द सेलिंग प्राइस। करेक्ट? हम ये भी मान लेते हैं कि ए जब बी को गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट करता है। अब ब्रांच आप कर चुके हैं, आपके लिए ये कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए।
अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये 25% ऑन कॉस्ट है तो इसका क्या मतलब हो गया? कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. रेट कॉस्ट पर गिवन है कॉस्ट 100, मार्जिन इज 25 एंड सेलिंग प्राइस मस्ट बी इक्वल टू 125. तो सेलिंग प्राइस पर रेट आपको फाइंड करना है. सेलिंग प्राइस पर रेट 1/5 है. इसका मतलब ए ने जो गुड्स बी को ट्रांसफर करे हैं, ध्यान से सुने, तो इसका मतलब ए ने प्रॉफिट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया, उस पर 20,000 का प्रॉफिट कमाया. यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए. अब ध्यान से सुने, जब ए ट्रांसफर करेगा बी को तो ए अपनी क्रेडिट साइड में लिखेगा या नहीं लिखेगा? बिल्कुल लिखेगा. और ऑफ कोर्स बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है. भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपए की चीज दे रहा हूं, मैंने तो प्रॉफिट कमाया पर तुमने थोड़ी कोई प्रॉफिट कमाया, तुम्हारे लिए तो वो कॉस्ट है. तो तुम उसको नॉर्मली जैसे परचेजेस रिकॉर्ड करते हो, तुमने उसको रिकॉर्ड करा 1 लाख. तुम डिपार्टमेंट बी हो, मैं डिपार्टमेंट ए हूं. मैंने कहा यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, ध्यान से सुने. अब मान लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो डिपार्टमेंट बी है जिसने की गुड्स रिसीव करे हैं, इन रिसीव करे हुए गुड्स में से बी के पास मैं मान लेता हूं 20,000 के गुड्स बचे हुए हैं. हियर इज द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है. अब ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं. गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड एट ए मार्जिन एंड सम ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन द स्टॉक. अब इससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है? अब मिस्टर बी ये वाला क्लोजिंग स्टॉक अपनी क्रेडिट में लिखेगा या नहीं लिखेगा? अरे बाबा लिखेगा या नहीं लिखेगा? लिखेगा. तो बताओ इससे क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी जब बी नहीं है लिखा? इससे क्या हुआ मेरे को बताओ. इससे पहले तो प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ए ने क्रेडिट में लिखा तो 20,000 का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 20,000 से बढ़ गया, और बी ने ये सोच करके लिखा है ये तो कॉस्ट प्राइस है. भाई हर आदमी कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करता है, लेकिन बी को पता नहीं है कि दरअसल इसके अंदर भी 1/5 का मार्जिन है 4,000. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 4,000 से बेवजह बढ़ गया. इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जो गुड्स बच गए हैं, उन बचे हुए गुड्स के अंदर जो मार्जिन है, वो मार्जिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बेवजह बढ़ा रहा है. तो इसलिए मेरे लिए लाजमी हो जाएगा कि मैं इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको डेबिट साइड में अल्टीमेटली लिखूं. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ठीक तरीके से आएगा या नहीं आएगा. तो ये क्वेश्चंस आते, ये क्वेश्चन जो हैं थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं. तो क्वेश्चन ये सेक्शन 2 का आप पहला क्वेश्चन देखें, ये इससे रिलेटेड है. सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये इंटर डिपार्टमेंटल केस है. इसमें गुड्स मार्जिन पर ट्रांसफर हो रहे हैं और हम देखेंगे कि जो गुड्स हमने ट्रांसफर करे हैं उसमें से कुछ गुड्स बचे हुए हैं. सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन, सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 1. इसमें कहता है कि 2 डिपार्टमेंट हैं, एक तो डिपार्टमेंट ए और बी है. तो डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, ये हमने लिख दिया. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, करेक्ट. अब इंफॉर्मेशन जो अभी हमारे सामने है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक तो कहता है ओपनिंग स्टॉक है. अभी मैं डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन हम सबमिट कर सकते हैं उनको मैंने करना शुरू कर दिया. डिपार्टमेंट ए के पास ओपनिंग स्टॉक इतना है, डिपार्टमेंट बी के पास ओपनिंग स्टॉक 12,000 है. परचेजेस, डिपार्टमेंट ए की जो परचेजेस है वो 92,000 की हैं. डिपार्टमेंट बी की जो परचेजेस है वो 68,000 की है. सेल्स भी तुम्हें गिवन है तो सेल्स भी तुमने लिखी. डिपार्टमेंट ए की जो सेल्स हैं वो 1,40,000 की हैं और डिपार्टमेंट बी की जो सेल्स है वो 1,12,000 की है. उसके बाद फिर वेजेस भी तुम्हें एलोकेटेड तरीके से गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी तक तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है. वेजेस हैं 12,000 और 8,000, ये भी आपने फटाफट लिख दिया.
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, जरा ध्यान से देखें और देखें कि मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं थोड़ा सा यहां पर जानबूझ के जगह छोड़ के लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक उसने जो मुझे दिया हुआ है क्या कहता है, परचेस्ड गुड्स। अब परचेस्ड गुड्स का क्या मतलब है? परचेस्ड गुड्स का मतलब है कि मैंने जिस अवस्था में मार्केट से सामान खरीदा उसी अवस्था में मैंने ट्रांसफर कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने कोई चीज मार्केट में जैसी की जैसी खरीदी, उसमें बिना कोई चेंज करे हुए मैंने सामने वाले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय परचेस्ड गुड्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि परचेस्ड गुड्स कभी भी मार्जिन पर ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर परचेस्ड गुड्स कभी भी मार्जिन पर ट्रांसफर नहीं हो सकते तो इसका मतलब परचेस्ड गुड्स के ट्रांसफर से हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट क्लियर टू यू? प्रॉब्लम कब आएगी? जब गुड्स मार्जिन पर ट्रांसफर हो और उसमें से कुछ गुड्स बचे हुए हों। तो परचेस्ड गुड्स के ट्रांसफर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेस्ड गुड्स का मतलब भी समझ में आ जाना चाहिए। परचेस्ड गुड्स, जिस कंडीशन में हमने गुड्स खरीदे थे उसी कंडीशन में, खैर अभी मैंने ये ट्रांसफर बोल दिया, एक्चुअली ये क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है लेकिन बाद में ट्रांसफर भी आएगा। तो परचेस्ड गुड्स का मतलब तो है कि जिस कंडीशन में मैंने गुड्स खरीदे ये उसी कंडीशन में पड़े हुए हैं। 6000 और उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है फिनिश्ड गुड्स का। और फिनिश्ड गुड्स का मतलब है कि इन गुड्स पे कंप्लीटली काम पूरा हो चुका है, करेक्ट? बस ये गुड्स बिके नहीं है इसलिए हमारे पास पड़े हुए हैं। तो 24,000 मैंने ये भी लिखा, 24,000 एंड 14,000। उसके बाद अब यहां पर देखें परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर्ड। अभी जो मैं बता रहा था परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर, पहले तो मैंने यहां पर लिखा ट्रांसफर, ट्रांसफर में भी मैंने लिखा परचेस्ड गुड्स। परचेस्ड गुड्स के ट्रांसफर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परचेस्ड गुड्स कैन ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट, वो कभी मार्जिन पर ट्रांसफर नहीं हो सकते। तुम्हें कॉलम को नहीं देखना है, वो कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें देखना है किसने किसको ट्रांसफर करे। बी ने ए को ट्रांसफर करे। ध्यान से देखे, पहले जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी तो आप क्रेडिट पे लिखेंगे 10,000 और उसके बाद आप डेबिट साइड में आ जाओ, आराम से पहले ट्रांसफर लिखो, फिर आराम से सोचो कि कौन सा डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है। बी ने ट्रांसफर करे तो ए रिसीव करेगा, जो रिसीव करेगा उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ए की डेबिट साइड पे मैंने लिखा 10,000। उसके बाद उसने लिखा कि परचेस्ड गुड्स ए ने बी को ट्रांसफर करें। अब ए ट्रांसफर कर रहा है तो ए की क्रेडिट में लिखूंगा 8,000 और बी की डेबिट में लिखूंगा क्योंकि बी जो है वो रिसीव कर रहा है। अब उसके बाद लिखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड। वेट 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 वेट, अब जो फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर है जरा यहां देखें, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब जो फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर है उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, पहले तो उसने लिखा है कि फिनिश्ड गुड्स ए ने बी को ट्रांसफर करें। ए ने बी को फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करें। कितने के करें? 35,000 के करें। लिखा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? लिखा है। उसके बाद कहता है बी ने ए को ट्रांसफर करें। तो बी ने ए को ट्रांसफर कितने गुड्स करें? 40,000 के करें। ये फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करें। उसके बाद कहता है रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब रिटर्न में क्या कहता है कि ए टू बी, पहले तो उसने क्या लिखा था कि एक दूसरे को एक इन्होंने ट्रांसफर करे हैं फिनिश्ड गुड्स। अब रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय ए टू बी। वेट, ए रिटर्न कर रहा है लेकिन ए रिटर्न तब कर सकता है जब ए ने कुछ चीज रिसीव करी होगी बी से। जब बी ने ए को सामान बेचा था तभी तो ए कुछ गुड्स रिटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ए ने हमें जो रिटर्न कर दिया जो कि इनके हिसाब से 10,000 है, ये रिटर्न्स आप पहले तो इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि नेट बी ने ए को इतने फिनिश गुड्स ट्रांसफर करें, यह कहा जा सकता है। क्योंकि यहां पर
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स जब भी आएगा वो नेट पर आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से कहता है कि फिर बी ने हमें रिटर्न कर दिए। अब ए ने बी को ट्रांसफर करे थे तो बी ने हमें रिटर्न कर दिए, और बी ने हमें रिटर्न कर दिए 7,000 के गुड्स। बी ने हमें रिटर्न कर दिए तो इसका मतलब नेट कितने हो गए? 28,000 हो गए। तो नेट जो ट्रांसफर हो गए वो 28,000 हो गए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर हमेशा नेट पर दिखाई देगा या दिखाना है। अब फिनिश्ड गुड्स मैंने यहां पर लिखा, ए ने बी को नेट 28,000 के गुड्स ट्रांसफर करे हैं, तो हम ए की क्रेडिट में लिखेंगे, और बी की डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये गुड्स बी ने रिसीव करे हैं तो बी अपनी डेबिट में लिखेगा 28,000। अब हम यहां पर आ जाते हैं, बी ने ए को 30,000 रुपए के नेट फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करे हैं, तो बी अपनी क्रेडिट में लिखेगा और ए अपनी डेबिट में लिखेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जानबूझ के अभी मैंने नीचे पढ़ा नहीं है, हालांकि एक आइटम और भी है कैरेज, तो पहले कैरेज भी लिख लें। कैरेज अलग अलग करके दिया हुआ है, इसलिए वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरेज कहता है 2,000। अभी मैं नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं, लेकिन तुम मुझे ग्रॉस प्रॉफिट तो पहले बता ही दो। बता क्या दो? शायद 38,500 आएगा, चेक कर लेना एक का, मुझे ठीक तरह याद नहीं आ रहा। 38,500 और 46,000, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फिगर्स लिखी है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अनफॉर्चुनेटली या यूं कहो फॉर्चुनेटली, इस क्वेश्चन में पीएनएल का कोई आइटम ही नहीं है, तो इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही हमारा नेट प्रॉफिट भी है अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अरे बाबा ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। अब ये नेट प्रॉफिट वैसे हमारा आ गया 38,500 और 46,000। अब तुम क्या करोगे? ध्यान से सुने, इस नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करने के बाद तुम एक कंसोलिडेटेड, जिसको कि कॉमन पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं या कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट भी कहते हैं, कंसोलिडेटेड या कॉमन पीएनएल अकाउंट तुमने बनाया, कंबाइंड इसका मतलब है। ये काम करने के बाद अब तुम क्या करोगे? जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया उसको पहले तो तुम यहां पर लिखोगे। नेट प्रॉफिट है आपका 38,500 एंड 46,000, ये डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट है। डिपार्टमेंट बी का 46,000 का, ये ठीक है ना? प्रॉफिट कर लिए? हाँ, दूसरे वाले भी चेक कर लेना। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है? नीचे क्या कहता है, ध्यान से सुने। नीचे कहता है, ध्यान से पढ़े ध्यान से देखो उसको। कहता है यू आर इन्फॉर्म दैट परचेस्ड गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली का मतलब आपस में सलाह मशवरा कर करके एट दियर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट, जो वैसे भी मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि परचेज गुड्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर होंगे। अब उसने लिखा है कि फिनिश्ड गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। कहते हैं जो फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है वो 25% ऑन कॉस्ट के मार्जिन पर हो रहा है, यहां तक भी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है जो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट ने भी दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करे हैं उस पर इतना मार्जिन कमाया। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन इस कैटेगरी का है या कैसे पता लगा? इस लाइन से पता लगा। लास्ट में कहता है 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स at each department represented finished goods received from other department। ये प्रॉब्लम होगी। कहता है इस साल के अंत में मैं डिपार्टमेंट हूं, तुम डिपार्टमेंट हो, हमारे पास जो गुड्स पड़े हुए हैं, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, कहता है उसका 20% वो वाला हिस्सा है जो दूसरे डिपार्टमेंट ने हमें ट्रांसफर करा है। इसका मतलब ट्रांसफर करे हुए गुड्स में से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अरे बाबा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ट्रांसफर करे हुए गुड्स में से कुछ क्लोजिंग स्टॉक इसका मतलब बचा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपनी वर्किंग पे आऊंगा। पहले तो वर्किंग पे आ जाइए।
इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तुम्हें याद है ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ब्रांच में भी तुमने बहुत बार करा था। तो कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब कंप्यूट करना पड़ेगा? जब ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो, मार्जिन पर हो और उसमें से कुछ गुड्स बचे हुए हों, तब तुम्हें ये करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। करेक्ट। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में कैसे कंप्यूट करूंगा, ध्यान से देखें। एक तो है डिपार्टमेंट ए, एक है डिपार्टमेंट बी में, जरा स्क्रीन भी देखें, एक है डिपार्टमेंट बी। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का कितना है फिनिश्ड गुड्स का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डिपार्टमेंट ए का फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपये का है। डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक 14,000 रुपये का है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर 20% वो वाला स्टॉक है जो उसने दूसरे डिपार्टमेंट से खरीदा है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स 20%। अब मैं 24,000 का 20% कंप्यूट करूंगा तो 4,800। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ए के पास फिनिश्ड गुड्स पड़े हैं टोटल तो इतने हैं, लेकिन इसका 20% ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं ये इसको किसने ट्रांसफर करें? ये बी ने ट्रांसफर करें। ये 4,000 रुपए के गुड्स जो हैं ये बी के द्वारा ट्रांसफर्ड है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है? इस 24,000 के अंदर 4,800 के गुड्स डिपार्टमेंट बी के द्वारा ट्रांसफर थे। बी ने ज्यादा गुड्स ट्रांसफर करे होंगे, उसमें से बचे इतने होंगे, वो एक अलग मैटर है। अब बी के पास 14,000 के गुड्स हैं। 14,000 का 20% कितना होता है? 2,800 होता है। ये 2,800 के गुड्स, इसका मतलब डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर करे। पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ मार्जिन कंप्यूट कर लूंगा। और वैसे तो मुझे अब कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों को ये अब बहुत अच्छी तरह आता है। रेट ऑफ मार्जिन, रेट ऑफ मार्जिन उसने दिया ही है कि दोनों डिपार्टमेंट जब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो 25% मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट के मार्जिन पर करते हैं। अब 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? डेट इज 1/5 ऑन सेल्स। ये मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। कॉस्ट 100, मार्जिन 25, सेलिंग प्राइस 25, तो 25/125। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन ऐसा भी हो सकता था, यहां तो उसने दे दिया कि दोनों डिपार्टमेंट जब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो इसी रेट पर। वो प्रॉब्लम कब आती? अगर वो कहता कि डिपार्टमेंट ए तो ट्रांसफर करता है 20% के मार्जिन पर और डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर करता है 30% के मार्जिन पर। अगर उसने ऐसे दिया होता तो ये जो गुड्स बचे हुए इनके अंदर जब मैं मार्जिन कंप्यूट करता तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि 4,800 के गुड्स बी ने ट्रांसफर करे हैं, तो इस पे बी का मार्जिन लगता। बात समझ में आ रही है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करे हैं उसका जो मार्जिन रेट है वो इसके ऊपर लगेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लेकिन इस क्वेश्चन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का मार्जिन रेट सेम है। तो मैं अब कंप्यूट करूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बताओ 1/5 कितना हो गया? कुछ तुम भी तो काम करोगे, सारी काम मैं ही करूंगा। 4,800 का 1/5 कितना हो गया? अरे कैलकुलेटर लो, फटाफट करो। 960 रुपये। और 2,800 का 1/5 560। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन नॉलेज से के लिए बता रहा हूं, कल इंटरव्यू वगैरह भी देने जाना है। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसका माना जाएगा? ये डिपार्टमेंट बी का माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी बिकॉज दीज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय बी। और ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का माना जाएगा। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उसको सिर्फ कंसोलिडेशन में लिखना है। तो मैं अब यहाँ लिख दूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वैसे ऐसे लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का 560 है
और डिपार्टमेंट बी का अनरियलाइज प्रॉफिट है 960। अब जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा। फाइनल प्रॉफिट 82,980 है इनके हिसाब से, बाकी तुम चेक कर लो। थक गए या आगे जारी के हैं? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरा चैप्टर एक दिन में करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तुम अभी सेक्शन 1 के जो 2 क्वेश्चन है वो कर लेना। अभी तो मैं और कोई होमवर्क नहीं दे सकता क्योंकि इसमें वैरायटी ज़्यादा है। अभी 2.2 में जब तक मैं 3-4 क्वेश्चन और नहीं कराऊंगा तब तक होमवर्क नहीं दे सकता, इसमें वैरायटी ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन ये इसको नेगलेक्ट मत करना, बल्कि ये सबसे फॉर्मेडेबल चैप्टर है। बहुत से लोग इसको लाइटली इधर उधर जाओगे तो वो तो कहेगा एक दिन में खत्म, बस खत्म हो गया। अभी तक तो बाकी जगह खत्म हो चुका होता। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको जारी रखेंगे।